खबर शामिल करते हैं ज़िला चकवाल से। हमारे वन न्यूज़ के नुमाइंदा खावर शहजाद से। DHQ अस्पताल चकवाल का अमला एक और 4 मासूम बच्चों की जान ले गया। सरकारी तनख्वाह लेने के बावजूद अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे दुकानदारी चमकाने की हवस ने मासूम बच्चों के सर से मां का साया छीन लिया। बच्चे अपनी मां के लम्स को तरस रहे हैं। तकलीफ और दर्द से करहाते बच्चे अपनी मां के प्यार को तरस रहे हैं। कुदरती मौत से अगर किसी की मां या बीवी फौत हो जाए तो गम और तकलीफ की वो नौयत नहीं होती, लेकिन अगर डॉक्टर्स की लापरवाही और पैसे के लालच की वजह से किसी की जान ज़ाया हो जाए तो गम की शिद्दत और तकलीफ में इजाफा न कम नहीं होता। DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स नन्हे मासूम बच्चों के सर से इस वक्त मां का साया छीन चुके हैं। जब माँ और बच्चे एक दूसरे के प्यार और लम्स को तरसते हैं, माँ ने इसी उम्र में अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है। माँ के लिए बिलबिलाते हुए बच्चों का बाप मुआशरे की बेहिसी के खिलाफ जगह जगह आवाज़ उठा रहा है। इन नन्ही फूल की कलियों का बाप इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। A1 न्यूज़ की टीम चकवाल ने जब इन मासूम बच्चों के बाप मोहम्मद याकूब से मौक़िफ़ जाना कि आप इतनी जिद्दोजहद क्यों कर रहे हैं, तो मोहम्मद याकूब का कहना था कि मेरे दुख दर्द में साथ देने वाली बीवी, मेरे नन्हे मासूम बच्चों की माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन किसी और का घर उजड़े, किसी और के सर से माँ का साया जाए, डॉक्टर अपनी लापरवाही और पैसे की हवस की वजह से छीन लें, ये मुझे गवारा नहीं। DHQ के 5 लेडी डॉक्टर्स, एक डॉक्टर और एक इंचार्ज नर्स, एक टेक्नीशियन के खिलाफ दफ़ा 322 और 34 का मुकदमा चकवाल थाने में दर्ज। और चकवाल और पंजाब हेल्थ केयर DC की इंक्वायरी रिपोर्ट्स पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करता है, जिसके मुताबिक दोनों जानिब से मुबैना मुलजिमान मुजरिम साबित हो चुके हैं। सेठी थाने की तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खावर शहजाद से। जी खावर शहजाद, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े पे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट खावर शहजाद डिस्ट्रिक्ट चकवाल से। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मगर ज़बान पे कोई कोई लाता है। यही कई मिसालें हम पहले दे चुके हैं, लेकिन आज एक और जिंदा मिसाल आपके सामने लेके आ रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा जो है ना कारकुन जिसकी अपनी बीवी की जान तो ज़ाया हो गई है, लेकिन अभी अगर वो आवाज़ उठा रहा है तो एक मुआशरे के लिए उठा रहा है कि और किसी के साथ जुल्म ना हो, और किसी गरीब का जो है ना वो जान ज़ाया ना हो। और वो देखें कि एक आम सा शहरी है और इसने अब कितनी तगोदौ की है इंसाफ हासिल करने के लिए। कोई इदारा नहीं छोड़ा जहां से इसने दस्तक ना दी हो। और देखें कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेना एक गरीब आदमी के लिए कितना महंगा है, कितना मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए हम आपको तारफ करवाते हैं इनका मोहम्मद याकूब के नाम से कि ये इनके साथ क्या बीती है और अभी ये इनका जो है वो कहाँ पे है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये DHQ चकवाल का जो हॉस्पिटल है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि हम जो भी गरीब आदमी है वो एक अपने हालात को सामने रखकर सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जन रुख करता है। और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह ये एक गरीब आदमी की जान के साथ खेला जा रहा है, उसकी तफसील हम जानते हैं। आएंगे मोहम्मद याकूब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। मैं तहसील चुआ सैदन शाह और ज़िला चकवाल से बिलोंग करता हूँ। 5 अप्रैल 2020 को मेरी बीवी की डेथ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चकवाल में डॉक्टर साहिबान की इंतहाई मुजरमाना गफलत और लापरवाही से हुई थी। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ फोरम पे एप्लीकेशन दी हैं। तो शुरू में जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने इन लोगों को मुजरम करार दे दिया। और ये कब की बात है सर? ये 5 अप्रैल 2020 को इंक्वायरी कमेटी जब बनी थी 13 अप्रैल को, और उसका फैसला आ गया था 22 अप्रैल को। और जनाब डिप्टी कमिश्नर ने मेरी इंक्वायरी फॉरवर्ड कर दी थी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को। उस इंक्वायरी के अंदर इन्होंने क्या कंक्लूजन की थी? इन्होंने ये कहा था कि लेडी डॉक्टर आबदा यास्मीन की इंतहाई जो है नकलीजेंसिया, और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चकवाल का जितने भी स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हजरात हैं, उन्होंने भी इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया है। क्योंकि इन्होंने कहा के बाद, हालांकि बिल नॉर्मल डिलीवरी थी और मेरी बीवी की जो रिपोर्ट्स हैं DHQ अस्पताल की अपनी, उसमें वो तकरीबन 9 पॉइंट ब्लड है, उसमें भी कोई ऐसी PPH की बात ही नहीं। देखें कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है अल्ट्रासाउंड होते हैं, बच्चे की पोजीशन देखी जाती है, अगर पोजीशन ठीक ना उसके बाद जो है ना वो उसका ऑपरेशन जो है ना वो रेफर किया जाता है। लेकिन बकौल इनके कि जो है ना नॉर्मल डिलीवरी थी सारी, पूरी प्रोसेस के मुताबिक थी। और ज़ाहिर बात अगर वो ऑपरेशन होता तो ये अपने लिए साथ जो है ना कोई तैयार रखते, ब्लड की लिए बोतलें तैयार रखते और अपनी तैयारी पूरी रखते। लेकिन डॉक्टर ने इस तरीके से कुछ भी नहीं कहा कि आप जो है
रोजाना ब्लड अपना अरेंज करके रखें। डॉक्टर ने तो हमें ये भी नहीं बताया कि आपकी बीवी की ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने तो हमें कुछ उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपकी बीवी को खून की कमी है, अगर आप एक बोतल ब्लड की दे दें तो वो हम लगा देंगे। ये कौन सी डॉक्टर थी? इसमें थी ये डॉक्टर सादिया मकसूद और डॉक्टर सामिया उसामा। इन दोनों ने मेरी बीवी को DHQ हॉस्पिटल में ट्रीट किया। इससे पहले जब डिलीवरी की थी वो लेडी डॉक्टर थी आबदा यास्मीन, जिन्होंने डिलीवरी की। तो मसला ये बना है कि हमने इनको एक बोतल ब्लड की दे भी दी, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है कि वो ब्लड लगाया ही नहीं। कहा कि हमने आपको रावलपिंडी रेफ़र कर दिया है, रेस्क्यू की 11 बाई की गाड़ी आ रही है, वो लड़के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, वो ब्लड लगा लेंगे। और यही वजह बनी है मेरी बीवी की डेथ की वजह, कि मेरी बीवी को उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया था या कोई ऐसी टैबलेट दे दी थी जिससे उन्हें इन्फेक्शन हो गया था। क्योंकि ब्लड अभी पूरा है। लेडी डॉक्टर साहब अपने नोट्स में जो DHQ हॉस्पिटल के अंदर नोट्स हैं, उनमें वो ये जिक्र कर रही हैं कि मैंने ब्लड लगा दिया 6:15 बजे। तो जो ब्लड बैंक वाला लड़का है वो कह रहा है कि 6:45 पे उनका क्या नाम है जो ब्लड बैंक वाला? उनका नाम था शफकत जिलानी। ठीक। वो ये कह रहा है कि 6:45 पे डोनर मेरे पास आया है, अभी उन्होंने ब्लीड करना है 6:45 के बाद इसकी वो जो ब्लड बैंक वाला लड़का है उनकी जो स्टेटमेंट वो आपके पास मौजूद है? जी वो मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है, मैं दिखा भी सकता हूँ कि वो लड़का ये कह रहा है कि 6:45 पे मैंने अभी ब्लड लेना है, 10 से 15 मिनट लग जाने हैं, डोनर ने ब्लीड करना है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना है, तब जाके डॉक्टर ने ब्लड लगाना है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि लेडी डॉक्टर सादिया मकसूद ने 6:15 बजे ब्लड कहाँ से लिया और कैसे लगा लिया। हकीकत तो ये है कि उन्होंने जितनी मेडिकेशन की ये फाइल दी है मुझे, ये सारी जैली बनाई है और बाद में कार्रवाई की गई है। और इसके ऊपर जो फॉर्म रजामंदगी फॉर्म है, इसके ऊपर इन्होंने झूठे साइन किए हुए हैं। मेरे वो दो साइन किसके हैं? वो इन्होंने लिखा हुआ है मोहम्मद आसफ के, वो किसी के भी आप नहीं। उस जगह पर मौजूद नहीं थे? जी मैं उस जगह मौजूद था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, मेरे 2 भाई मौजूद थे, काफ़ी लोग हम पे उनसे साइन नहीं लिए? आपसे साइन नहीं लिए? आसिफ भी मौजूद था। अगर आसिफ के साइन ले लेते, ओरिजिनल ले लेते तो कोई मसला नहीं था। नहीं, उन्होंने जब बाद आप ज़ाहिर बात है एक शौहर वहाँ पे खड़े हैं, सबसे पहले तो जो लवाहिकीन में से सबसे पहले जो हक बनता है वो उनके शौहर का बनता है। डॉक्टर साहिबान का काम ही ये बनता था कि मेरी बीवी की कंडीशन सबसे पहले मुझे बताते कि आपकी बीवी को ये मसला बन गया, हम ये उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते। मुझे पहले पता चल जाता, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर रावलपिंडी पहुंच जाता। इन्होंने 4 से 5 घंटे वहाँ पे मेरी बीवी की ट्रीटमेंट क्या की इन्होंने, आप खुद देख लें। इन्होंने सिर्फ एक ब्लड ही लगाना था या ऑपरेट करना था। अगर ऑपरेट भी कर देते, ब्लीडिंग हो रही थी, हमारे पास ओ नेगेटिव के 2 बंदे मौजूद थे। अगर ए नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा था, ओ नेगेटिव तो हमारे पास मौजूद था। ए नेगेटिव हमने ये अरेंज आपने बाद में डिलीवरी के बाद बच्चे जो ये दूसरे ब्लड देने के लिए अरेंज किए थे? जी ये बाद में जब हम हॉस्पिटल गए, DHQ हॉस्पिटल लेबर रूम के अंदर गए, आधा घंटा पौना घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आपकी बीवी को खून की कमी, आप एक बोतल दे दें। वो फिर मैंने पूछा कि कोई मसला तो नहीं बन रहा, कोई ज़्यादा खतरे वाली बात? उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ एक बोतल खून की दे दें, हम वो लगा देंगे। हमने वो खून की बोतल दी, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं लगा सके। देखें इनकी जो है ना वाइफ को डेथ हुए हुए 1 साल तकरीबन गुजर गए और ये 1 साल ये ज़ाहिर बात है जिसके ज़िंदगी का जो साथी था वो बिछड़ गया उससे। अब ये उसके लिए इंसाफ हासिल करने के लिए साल हो गए। मुख्तलिफ फोरम पे गए, इन्होंने दरखास्तें दी हैं और कितनी तगदाव की है, कितने पापड़ बेले हैं वो इनसे भेज। आपने कहाँ-कहाँ ये किस फोरम पे गए? सर मैंने सबसे पहले जनाब डिप्टी कमिश्नर चकवाल को एप्लीकेशन दी, उसके बाद CEO हेल्थ चकवाल को एप्लीकेशन दी, उसके बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को एप्लीकेशन दी, उसके बाद मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशनें दी, उसके बाद वज़ीर आला पाकिस्तान को मैंने एप्लीकेशन दी, ह्यूमन राइट्स को मैंने एप्लीकेशन दी, काफ़ी जगह पे PMDC को मैंने एप्लीकेशन दी। लेकिन बदकिस्मती से आज तक तकरीबन 100 से ऊपर मेरे पास सारी रसीदें मौजूद हैं। स्वाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अलावा मुझे आज तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। और हेल्थ केयर कमीशन वालों ने भी पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से डॉक्टर साहिबान की फेवर की जाए, वो डॉक्टर को बचाया जाए। डॉक्टर को बचाया जाए। और जो उनका फैसला आया उसमें मजबूरन उन्होंने कह तो दिया है कि लेडी डॉक्टर आबदा यास्मीन गिल्टी है, उसे 1 लाख रुपया फ़ाइन कर रहे हैं उसके क्लिनिक को, जो पता ही नहीं है उसके क्लिनिक था है नहीं है, क्योंकि उसके क्लिनिक ये क्लिनिक पे आप क्यों ले? आप तो सरकारी हॉस्पिटल में गए थे। हम पहले हम गए DHQ हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में ही चेक करवा रहे थे। लेकिन उस दिन संडे था, लेडी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं थी। हमने उसे कॉल किया, जो उसका क्लिनिक है वो भी DHQ के अंदर ही है, जो उसकी रहायश है बिल्कुल गेट के बिल्कुल साथ ही है। तो उसने कहा जी आप इधर ही आ जाएँ, डिलीवरी आज ही हो जाएगी। मैंने कहा मेरी बीवी को कोई मसला नहीं है, आप खुद देख लो। उसने कहा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी, आप फ़िक्र ना करें। ठीक है, डिलीवरी हो गई 12 बजे। फिर उसकी जो लड़की थी वहाँ पे जो आया थी, उसने कहा कि हमने सिर्फ एक दफ़ा लेबर रूम से माँ और बच्चे को चेक करवाना है।
फ़ीस वगैरह दे दी, सारा कुछ हो गया। जब हम घर निकलने लगे तो वो खुद ही लेकर उन्हें वहाँ पे गई है, हम नहीं गए नहीं थे लेबर रूम में। अभी आपका मामला कहाँ तक पहुँचा है? जैसे ज़रूर है मैं हेल्थ केयर कमीशन वालों भी ने भी वो आपने की है इंक्वायरी की, उसके अंदर भी ये गिल्टी हुए हैं और अभी आपका मामला कहाँ तक पहुँच गया है? सर मैंने काफ़ी परेशानी के बाद, काफ़ी दग्गो-दोद के बाद, काफ़ी टेंशन के बाद जनाब मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आरपीओ रावलपिंडी बिलाल अहमद साहब का, कि जिन्होंने ये कदम उठाया और उन्होंने डीपीओ साहब को हिदायत की है कि आप एफआईआर दें। और उनके साथ उन्होंने लीगल ओपिनियन मांगी थी, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी साथ लगाई है और बिलाल अहमद साहब ने स्पेशली डीपीओ चकवाल को कॉल करके कहा है कि ये बंदा 1 साल से ये बंदा भाग रहा है, तो लिहाजा आप अपनी निगरानी में इस बंदे की एफआईआर दें। अभी उन लोगों के ऊपर एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीपीओ साहब के ऊपर इतना प्रेशर है कि अभी तक वो उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सके। अभी तक उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है कि कौन एक्शन ले रहा है, लेंगे नहीं लेंगे, क्या होगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सबसे पहले तो ये माशाल्लाह आरपीओ रावलपिंडी रावलपिंडी जी बिलाल अहमद साहब का सॉरी शुक्रिया अदा कर इमरान इमरान अहमद साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ऐसे दयानतदार और फर्शनास अफसरान की ये पाकिस्तान की कौम को अशद ज़रूरत है जो कि गरीब की आवाज़ को सुन सकें और एक मेरिट पे काम कर सकें। अब उन्होंने तो अपना काम सर अंजाम दे दिया, उन्होंने अपना जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि यहाँ पे आके जो है ना वो इंक्वायरी की जाए जो यहाँ पे डीपीओ साहब के ऊपर छोड़ दी है। अब डीपीओ साहब पे ज़िला इंतज़ामिया पे डिपेंड है कि वो एक हक सच के साथ जो है ना इसमें इसको इंक्वायरी को जो है ना वो इख्तिताम तक पहुंचाएं। तो मजीद आप क्या कहना चाहते हैं? अभी क्या तवक्को आपको ज़िला इंतज़ामिया से? ज़िलाई इंतज़ामिया से तो मेरी कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले मैं ज़िलाई इंतज़ामिया के पास ही गया था कि ये मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो चुकी है, आप मेहरबानी करें मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि मेरी बीवी की डेथ किस वजह से हुई है। तो ज़िलाई इंतज़ामिया ने पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, वो डॉक्टर साहिबान की, डिप्टी कमिश्नर ने की जो पहली इनिशली इंक्वायरी थी उसमें उन्होंने उनको मुजरम करार दे दिया, और ठीक 2 माह बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक लेटर जारी कर दिया कि मैं वो अपनी इंक्वायरी वापस लेता हूँ। उसका रीज़न क्या था ये मुझे नहीं पता कि इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसने प्रेशर डाला और डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो इंक्वायरी वापस क्यों ली, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये डॉक्टर हजरात गिल्टी हैं, मुजरम हैं, और बाद में कह रहे हैं कि मैं अपनी इंक्वायरी वापस लेता हूँ। तो मैं अपील करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म आप पाकिस्तान से कि आप मेहरबानी करें। मैंने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को भी 2-3 एप्लीकेशन लिख चुका हूँ, वज़ीर आज़म साहब को भी लिख चुका हूँ कि मेहरबानी करें, मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे साथ और कोई लोग नहीं है, आप मेहरबानी करें, आप कोई अच्छा सा कमीशन बनाएं और उसके अंदर मैं अपना केस फाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ के जो डीएचक्यू हॉस्पिटल है वहाँ इस जो इलाज चल रहा है वो उससे आप उसके बारे में क्या कहेंगे? डीएचक्यू के अंदर जो ट्रीटमेंट की गई है वो तो सारी की सारी 420 है। इस हवाले से मैंने चीफ ऑफिसर हेल्थ को मैंने एप्लीकेशन दी थी, साथ एक चीज़ लगा के भेजा था कि ये इन्होंने 2 नंबर फाइल क्यों बनाई है, लेकिन चीफ सीओ हेल्थ ने मेरी वो दोनों एप्लीकेशनें फारवर्ड कर दी हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पास मैं मुतअद्दिद बार जा भी चुका हूँ, एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, वहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरी जो एप्लीकेशन जाती हैं वो कहाँ जाती हैं। वो यही कहते हैं कि हमने फारवर्ड कर दिया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, अब जो कुछ करना है उन्होंने करना है। अगर हेल्थ केयर कमीशन के पास जाता हूँ वो कहते हैं कि हमने जो कुछ करना था हमने फैसला कर दिया, अभी आप जिन्हें जाना है तो फौजदारी केस करें, सिविल करें, जहाँ मर्जी जाएं, हमारी तरफ से आप फारग हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं किस चैनल पे जाऊँगा और कहाँ पे जाके मुझे इंसाफ मिलेगा। देख लें कि एक गरीब आदमी को कितनी मुश्किल हो रही है अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो कितना यानी उसे तगदाव करनी पड़ रही है। ज़िला इंतज़ामिया के ऊपर पहले छोड़िए, यहाँ से तगदाव किए, फिर वो कितने फोरम पे गए हैं और उसके बाद अभी जो है ना किसी तरफ जो है ना वो बात लग रही है। अब ज़िला इंतज़ामिया पे डिपेंड है कि वो इसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, कितना वो हक सच एक गरीब का साथ देते हैं। तो ऐसी कई कई मिसालें हमें मिल रही हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सरासर नेग्लिजेंसी हो रही है डॉक्टर्स की तरफ से, और लेकिन ये कि किसी गरीब की नहीं सुनी जा रही। तो ये रिक्वेस्ट है यहाँ के जो डीपीओ है चकवाल हैं, डीसी चकवाल हैं यहाँ पे कि वो इस चीज़ को जो है ना वो सीरियस लें और इस गरीब को उसका इंसाफ दिलाया जाए। मैं एक जी जी। बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से। ये मसला है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक्ट के मुताबिक 3 माह के अंदर अंदर कोई भी एप्लीकेशन उनके पास जाती है, 3 माह के अंदर अंदर उन्होंने उसका फैसला करना होता है। तो बदकिस्मती से 1 साल पूरा मैं भागा हूँ, वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास मैंने जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, उसके बाद मुझे फैसला मिला है। तो मैं अथॉरिटी को बताना चाहता हूँ कि आपको तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अथॉरिटी के इल्म में नहीं होती, लेकिन नीचे जो स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, वो मैनेज कर रहा होता है। मुझे वहाँ पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंदर ज़हनी तौर पर काफ़ी टार्चर किया गया। यानी कि आप मुझे जो फाइनल डिसीजन मिला है
वो उसके ऊपर डेट पड़ी हुई है 30 अप्रैल की, लेकिन जो लिफाफा मुझे मिला उसके ऊपर डायरी डिस्पैच के कोई नंबर नहीं है। यानी कि फिर मैंने वो नेट से सर्च किया है कि ये यार कब चला था, कब मुझे मिला है। नेट से मुझे जाके पता चला कि ये जनाब 8 मई को आपको डिलीवर हुआ, लिहाजा आपके पास अब ये 1 माह का टाइम है। ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशान किया जाता है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी। मैं वहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये अदारा बनाया गया आर्डीनेंस के तहत आवाम की सहूलत के लिए, ना कि वहाँ पे आवाम को जलील किया जाए। तो मैं इंतज़ामिया से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वहाँ पे देखें, जो लोग बेचारे गरीब वहाँ पे जा रहे हैं उनकी बात सुने, ना कि उन्हें वहाँ पे जलील करें। लोगों को इतना डराया जाता है कि वो दूसरी दफ़ा वहाँ पे जाने का नाम नहीं लेते। और इस तरह डॉक्टर साहिबान को, और ये क्योंकि मसीह हैं, इनका काम होता है जान बचाना, ना कि जान लेना। अगर 1-2 बंदों को सज़ा मिलेगी तो दूसरे बाकी अपना काम बिल्कुल ठीक करेंगे। किसी एक को तो मिसाल बनना पड़ेगा इस मुआशरे में। जो नेग्लिजेंसी करेगा, जो अपने जो है ना वो गलत काम करेगा, उसका गलत सरगर्मियों का सहारा लेगा, तो किसी को तो जो है ना वो मिसाल बनना पड़ेगा। और ये देखें कि गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि अदालतों के चक्कर काटे। अगर अदालतों ने ये सारे काम कर रहे हैं तो बाकी इदारे क्या कर रहे हैं? ये आज हम सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, कभी मैं दे दूं, कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तुझे नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा ओ जरा ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। झूला हाँ झूला हो झूला हाँ झूला देना, हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा होले हिलाओ माँ। Okay class, I'll see you on Monday. थैंक यू मिस। मामा हम आज दादू के पास जा सकते हैं? जी बेटा चले जाएंगे, थोड़ा और इंतजार कर लो। यादों ने दी है दस्तक, हो इंतजार कब तक, है साफ समझ में बात आई है, मनमानी भी काम आई है, साफ समझ में ये बात आई है, मनमानी भी काम आई है, चुलबुल शैतानी से होगा, साफ साफ खुद रास्ता होगा। मामा अब तो मैं दादू के पास जा सकता हूँ? ये कब बनाया आपने? अब तो हम जरूर दादू से मिलने जाएंगे। अपनी समझ में ये बात आई है, अपनी हिफाजत अच्छी है। खुद को मुकम्मल साफ रखना ही कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका है। इस्तेमाल करें PSQCA से तस्दीक शुदा पाकिस्तान का ग्रेड 1 एंटी बैक्टीरियल सोप, वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप। साफ